नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं करंट अफेयर। रोज की तरह हम जो है इसमें टॉप 10 करंट अफेयर को कवर करेंगे। इसमें आज जो आप टॉप 10 जो करंट के क्वेश्चन कवर करोगे उसमें 3 क्वेश्चन इतने ज्यादा महत्वपूर्ण हैं जो प्रीवियस ईयर में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे, आगे भी आने की इसकी पूरी संभावना है। रोज की तरह आज हम फिर से जो है पहले क्वेश्चन पर आएंगे, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं कि आज का जो इतिहास रहा है वो क्या है। यहाँ पर पहला इतिहास का जो क्वेश्चन है वो ये है कि आज ही के दिन ईश्वर चंद विद्यासागर जिन्होंने सबसे ज्यादा बंगाल राज्य में काम किया है, तो ईश्वर चंद विद्यासागर जो समाज सुधारक थे, शिक्षा शास्त्री थे, उनका जो है क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि ईश्वर चंद विद्यासागर ने अपने जीवन में 35 से ज्यादा जो है स्कूल खुलवाए हैं। इसके अलावा इन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह इन प्रथाओं का जो है क्या किया था, बाल विवाह का विरोध किया था, बहु विवाह का इन्होंने जो है समर्थन किया था। इसके अलावा जो बाल हत्या होती थी उसके लिए भी इन्होंने जो है काम किए हैं। तो ईश्वर चंद विद्यासागर बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं बंगाल के लिए। इसके अलावा 1959 की अगर बात करें तो जापान के इतिहास का अभी तक का सबसे भयंकर तूफान आया था। इसमें 4580 लोगों की मौत हो गई थी और इसमें 50 लाख से भी ज्यादा लोग जो है घर से बेघर हो गए थे। इतना भयंकर तूफान था, अभी तक इसके जैसा तूफान यहां पर नहीं आया। ध्यान रखना, इसका नाम क्या था, वेरा तूफान था, वेरा। अगला एक क्वेश्चन हो रहा है कि 2011 में दिल्ली मेट्रो को क्या किया था, संयुक्त राष्ट्र ने ग्रीन हाउस गैसों में कमी लाने के लिए कार्बन क्रेडिट दिया था। दुनिया की पहली रेलवे जो है कौन बनी थी, आपकी दिल्ली मेट्रो रेलवे ऐसी बनी थी जिसको क्या दिया गया, ग्रीन कार्बन क्रेडिट दिया गया था। पहले क्वेश्चन पर आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यह है कि विश्व मूक बाधिर दिवस कब मनाया जाता है। समझ में आ गया वो क्वेश्चन। देखो, विश्व मूक बाधिर दिवस की बात करें कब मनाया जाएगा, तो आपको ये पता है कि सर 5 सितंबर की अगर बात करें तो 5 सितंबर में तो आपका क्या मनाया जाएगा, 5 सितंबर में आपका मनाया जाएगा शिक्षक दिवस। 18 सितंबर की अगर बात करें तो इसमें मनाया जाता है क्या, आपका बांस दिवस, विश्व बांस दिवस। ठीक है, 27 सितंबर में आपका कोई खास दिवस है नहीं, तो अब आया आपका क्या, 26 सितंबर। 26 सितंबर में आपका विश्व मूक बाधिर दिवस, विश्व मूक बाधिर दिवस जो है मनाया जाता है। विश्व मूक बाधिर दिवस कब मनाया जाता है, 26 सितंबर में मनाया जाता है। ध्यान रखने वाली जो 2-3 बातें हैं ये हैं कि सितंबर महीने का जो आखिरी सप्ताह होता है, इस सप्ताह को विश्व मूक बाधिर जागरूकता सप्ताह के नाम से जाना जाता है। कई जगह सितंबर का अंतिम सप्ताह जो है मूक बाधिर सप्ताह भी कहा जाता है। इसके अलावा आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि विश्व बाधिर संघ, जिसने 1958 में क्या किया था, विश्व बाधिर दिवस की शुरुआत की थी। ध्यान रखना, विश्व मूक बाधिर को पहले विश्व बाधिर दिवस कहा जाता था, बाद में इसका नाम बदल के विश्व मूक बाधिर कर दिया। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि इसका एम क्या है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यह है कि जितने भी बाधिर व्यक्ति हैं उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार जो है उनको दिए जाए। साथ ही साथ में ध्यान रखना है कि भारत में मूक बाधिर लोग जो है उनकी संख्या कितनी है, 13 लाख है। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए तो भारत में 2 लाख लोगों पर क्या होता है, एक मूक बाधिर होता है। और अगर यही बात करें हम कहां पर, हम यही बात आपकी यूएसए की और यूके की करें तो यहां पर 500 लोगों में यहां पर एक व्यक्ति जो है वो मूक बाधिर है। यहां पर मूक बाधिरों की संख्या भारत के मुकाबले काफी ज्यादा है। ठीक है, पहला क्वेश्चन समझ में आया आपको, अच्छा क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। ये क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक प्रकार के आपके समझना क्या है, ड्रोन है। और ये ड्रोन जो है वो किसके रूप के हैं, मिसाइल के जैसे ड्रोन है। तो पहले इसको समझते हैं क्या है। शक्तिशाली आत्मघाती ड्रोन जिसका नाम है शाहिद 136B। शाहिद 136B जो ड्रोन है ये किस देश के द्वारा पेश किया गया है। अगर इस ड्रोन की बात करें तो ये ड्रोन आपका किसने, ईरान ने क्या किया है, अभी जो है प्रस्तुत किया है। दरअसल क्या है कि अभी आपको पता भी होगा कि पूरे मध्य एशिया में क्या हो रहा है, पूरे मध्य एशिया में इस समय बड़ी समस्याएं आई हुई हैं। उन समस्याओं में सबसे बड़ी क्या है कि एक देश दूसरे देश से कहीं ना कहीं किसी ना किसी विवाद में उलझा हुआ है। तो इसी बीच में क्या चल रहा है कि पूरे जो मध्य एशिया का जो एक भाग है, पूर्वी एशिया का जो भाग है, वो वाला एशिया का जो भाग, वो क्या कर रहा है, अपने जो सैन्य उपकरण है उन पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। उसी बीच में अब जो है एक बड़ा जो है फैसला किसने लिया है, ईरान ने, कि उसने अपने आत्मघाती ड्रोन शाहिद 136B को क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया।
दरअसल ये क्या है, ये ध्यान रखना, ये आपका बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका नाम क्या है, 136B ड्रोन जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल। जिहाद की अगर आपसे बात की जाए कि जिहाद क्या है, तो आप ध्यान रखना, जिहाद आपका एक जो है नारा है, और अगर आपसे पूछा जाए इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है धर्म युद्ध। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब होता है धर्म युद्ध। आपको ध्यान होगा कि जब बाबर भारत में आया था तो उसने अपनी सेना को मनोबल देने के लिए किस चीज का नारा दिया था, उसने अपनी सेना को मनोबल देने के लिए जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, तो जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध। इसके अलावा ध्यान रखना है, इसकी श्रेणी की अगर बात करें तो आपकी जो बैलिस्टिक मिसाइल है 136B, इसकी अगर बात करें तो इसकी मारक क्षमता जो है वो 2500 किलोमीटर से 4000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये कम राडार सिग्नेचर और वायु गति की है के हिसाब से डिजाइन की गई है। ये वायु की गति के हिसाब से चलने वाली है, उसके हिसाब से इस ड्रोन को तैयार किया गया है। इसमें ध्यान रखना है कि टर्बोजेट इंजन का प्रयोग किया गया है। जितने भी बच्चे जो यूपी पीसीएस और आपका आरएएस का जो एग्जाम देंगे तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि हाल ही में 136B ड्रोन जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल का प्रदर्शन किया गया है, तो इसमें किस प्रकार के इंजन का प्रयोग किया गया है, तो आपसे पूछा जा सकता है। तो आप बताना कि इसमें टर्बोजेट प्रकार के इंजन का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा इसमें और ध्यान रखना है कि ईरान के बारे में, ईरान की राजधानी के बारे में पूछा जा सकता है। ईरान की राजधानी तेहरान है। मुद्रा की अगर बात करें तो मुद्रा इसकी रियाल है। और अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति कौन है, मसूद पेजेस्कियान जो है वो यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। अभी थोड़े दिन पहले आपको पता भी होगा कि यहाँ के जो है रक्षा मंत्री और वहां के प्रधान राष्ट्रपति की जो है एक हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। तो यहाँ जो है राष्ट्रपति इसके नए बनाए गए थे, जिनका नाम क्या है, मसूद पेजेस्कियान यहाँ के क्या है, राष्ट्रपति हैं। ईरान में आपको ध्यान रखना है कि ईरान जो है, ईरान की जो बात करें तो ईरान में आपको ये ध्यान रखना है कि यहां क्या किया जा रहा है, महिलाओं को धीरे धीरे महिलाओं को क्या दिए जा रहे हैं, अधिकार देने शुरू किए हैं। इसके अलावा आपको एक चीज और बता दूं कि 2024 का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, नोबेल पुरस्कार जो है वो किसको दिया गया है, नोबेल पुरस्कार ईरान की महिला को ही दिया गया है। और वो किसका था, वो था शांति का नोबेल पुरस्कार। जरा आप मुझे बताओ कि शांति का नोबेल पुरस्कार किस महिला को दिया गया है, शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो किस महिला को दिया गया है, इस बात को आप मुझे बताओगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश संसद के द्वारा हाउस ऑफ लॉर्ड्स में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन क्या है कि किस जो वहां के, जैसे हमारे यहाँ पर 2 सदन होते हैं, वहां पे भी 2 सदन होते हैं, तो यहां पर क्या किया है कि कौन से भारतीय निर्माता को क्या किया गया है, आपका एक अवार्ड दिया गया है जिसका नाम है प्रेस्टीज अवार्ड। किस भारतीय निर्माता को दिया गया है, आंसर आपको समझ में आ ही रहा होगा। आंसर है इसका विनोद बच्चन। ठीक है, ध्यान रखना, विनोद बच्चन। विनोद बच्चन जो है ये हैं, आपको पता भी होगा कि आपने एक मूवी देखी होगी जिसका नाम है शादी में जरूर आना, शादी में जरूर आना। इसके अलावा एक मूवी आई थी जिसका नाम था तनु वेड्स मनु, तनु वेड्स मनु। ये जो मूवियां हैं ये इन्होंने जो है वो क्या की थी, बनवाई थी। इसके अलावा विधु विनोद चोपड़ा के बारे में ध्यान रखना कि अभी थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी 12th फेल। 12th फेल जो मूवी आई थी, उस 12th फेल मूवी को किसने बनाया था, विधु विनोद चोपड़ा के द्वारा बनाया गया था। करण जौहर की अगर बात करें तो आपको पता होगा कि इनके प्रोडक्शन हाउस का नाम जो है आपसे पूछा जा सकता है कई बार, तो धर्मा प्रोडक्शन हाउस। धर्मा प्रोडक्शन हाउस जो है वो किसका है, अगर आपसे पूछा जाए तो बता देना कि धर्मा प्रोडक्शन हाउस जो है वो किसका है, करण जौहर का है। इसमें मैं और थोड़ी बातें बता देता हूं। विनोद बच्चन जो है वो क्या है, भारतीय फिल्म उद्योग के निर्माता हैं। इनको जो है क्या किया गया है, इनको जो है लॉर्ड्स में सम्मानित किया गया है। एक बार और ध्यान रखना, ये इनकी मूवी कौन सी है, तनु वेड्स मनु, जिला गाजियाबाद, शादी में जरूर आना, ये इनकी मूवी है। इसके अलावा आपको मैं 2 पॉइंट और बताता हूं। ब्रिटेन की जो संसद है, कई बार कहा जाता है कि दुनिया की संसद की जननी, दुनिया की संसद की जननी कौन सी संसद है, अगर आपसे पूछा जाए कौन सी संसद है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि सर ब्रिटेन की संसद को क्या कहा जाता है, ब्रिटेन की संसद को दुनिया की संसद की जननी कहा जाता है।
ब्रिटेन की संसद में 2 सदन होते हैं, जैसे भारत की संसद में 2 सदन होते हैं, राज्यसभा उच्च सदन, लोकसभा जो है निम्न सदन। ऐसे ही यहां पर क्या होता है, हाउस ऑफ कॉमन जो है वो होता है निम्न सदन, और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है वो क्या होता है, उच्च सदन। ध्यान रखना है, ये कई बार पूछा जाता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स क्या है, ये उच्च सदन है, और हाउस ऑफ कॉमन जो है वो क्या है, आपका निम्न सदन है। कई बार ऐसे पूछ लेता है क्वेश्चन कि भारत की लोकसभा ब्रिटेन की कौन सी सदन से प्रेरित है, तो आप कहोगे कि सर वो हाउस ऑफ कॉमन से क्या है, हाउस ऑफ कॉमन से प्रेरित है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। अब हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस किस कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? दरअसल क्या है, अब स्टील कंपनियां जो हैं ऐसे प्रोडक्शन पर ज्यादा ध्यान दे रही हैं जहां उनको कॉस्ट तो लगे कम, पॉल्यूशन क्या हो कम, और वो जो है बड़े लेवल पर क्या कर सकें, अपने प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। तो अभी क्या किया है कि तुम्हें पता होगा कि जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी जो है वो किसके लिए जानी जाती है, लोहा और स्टील का जो काम होता है वो सबसे ज्यादा भारत में कौन करता है, लोहा और स्टील का काम टाटा सन्स ही करती है। तो यहां ध्यान रखना कि टाटा सन्स ने, टाटा स्टील ने क्या किया है, भारत का सबसे बड़ा ब्लास्ट फर्नेस जो है वो क्या किया है, शुरू किया है। ब्लास्ट फर्नेस को इन्होंने उड़ीसा में शुरू किया है। आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहां ध्यान रखना है कि टाटा कंपनी ने पूरे जमशेदपुर में, ठीक है, कहां पर, जमशेदपुर में एक नगर बसाया था और उसका नाम जो है वो क्या है, जमशेद नगर है या जमशेदपुर। टाटा जमशेदपुर है, उसका नाम क्या है, टाटा जमशेदपुर है। इसके अलावा जितना भी आपने देखा होगा कि भारत में एक जगह है जिसका नाम क्या है, छोटा नागपुर का पठार। छोटे नागपुर के पठार में सबसे ज्यादा जो माइनिंग करती है तो वो कौन सी, टाटा कंपनी ही करती है। वहां से लोहा जो निकाला जाता है वो टाटा कंपनी के द्वारा निकाला जाता है। टाटा स्टील ने उड़ीसा में, और उड़ीसा में भी ध्यान रखना कौन सा, कलिंग नगर, ये वही वाला कलिंग नगर है जहां पर अशोक ने क्या किया था, कलिंग का युद्ध लड़ा था। कलिंग नगर में क्या किया है, भारत की सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को शुरू किया है। क्या किया है, सबसे बड़ी ब्लास्ट फर्नेस को इनके द्वारा शुरू किया गया है। इसकी अगर ब्लास्ट फर्नेस की विशेषताओं की बात करें कि इसकी विशेषता क्या है, ऐसा नहीं है कि हमारे देश में पहले नहीं थी, ये पहले से ही मौजूद है, पर अब जो ये नई बनाई है इसकी विशेषता क्या है, इसकी विशेषता ये है कि इसमें शीर्ष दहन और प्री हीटिंग स्टोव लगे हैं। मतलब ये कि इसमें इस तरह के स्टोव लगे हुए हैं जिनका टेम्परेचर तो बहुत ज्यादा है पर उनसे पॉल्यूशन होगा बहुत कम। इसके अलावा इसमें जीआरटी की स्थापना की गई है। गैस रिकवरी टरबाइन भी जो है इसमें लगाए गए हैं कि इनसे जो गैस बनेगी उस गैस का रिसाइकल करके दोबारा से क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो डिजाइन किया गया है, इसका जो डिजाइन बनाया गया है वो पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है। किसके अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल बनाया गया है इसका डिजाइन। इसके अलावा टाटा कंपनी की अगर बात करें तो टाटा कंपनी की जो स्थापना है वो किसने, 1868 में जमशेद जी टाटा ने, किसने, जमशेद जी टाटा के द्वारा, जमशेद जी टाटा के द्वारा 1868 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत में हर साल 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का व्यापार करने वाली अगर कोई कंपनी है तो आप बता सकते हैं टाटा है। वर्तमान में जो टाटा कंपनी है इसके सीईओ कौन है, एन चंद्रशेखर है, एन चंद्रशेखरन इसके सीईओ है। ध्यान रखना कि टाटा कंपनी के लगभग 100 उपक्रम, कितने, 100 उपक्रम भारत में चलते हैं। 100 उपक्रम कहां चलते हैं, 100 उपक्रम भारत में चलते हैं। इसके अलावा आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि टाटा कंपनी ने पिछले साल क्या किया था, एयर इंडिया को, क्या किया था, एयर इंडिया को खरीदा था। क्या किया था भैया, एयर इंडिया को क्या कर लिया था, खरीदा था। इसके अलावा आपको और ध्यान रखना है तो टाटा कंपनी से ध्यान रखना है कि टाटा कंपनी क्या करती है, जो आपका कर्नाटक में आपका बाबा बुदन सिंह हिल है, कर्नाटक का जो बाबा बुदन सिंह हिल है, बाबा बुदन सिंह हिल का जो लोहा है ये निकालकर डायरेक्ट जो है वो किसको बेचती है, जापान को बेचती है। ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है भाई, ये वाली बात भी आपको ध्यान रखनी है कि बाबा बुदन सिंह हिल का जो लोहा है वो किसको बेचा जाता है, वो जापान को बेचा जाता है। अगला एक क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला CO2 टू मेथेनॉल पायलट प्लांट कहां पर लगाया गया। मतलब इसका कहने का यह है कि यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, मेथेनॉल में।
तो इस तरह का जो पहला प्लांट है वो कहां पर लगाया गया है। मेथेनॉल के बारे में आपने सुना होगा कि मेथेनॉल का जो प्रयोग है सबसे ज्यादा जो बन रहा है ये किसके द्वारा बन रहा था, ये इथेनॉल और मेथेनॉल जो बनाया जा रहा था वो किसके द्वारा, वो बनाया जा रहा था गन्ने के द्वारा। अब जो है एक ऐसी टेक्निक भी आई है जिसका कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा भी हम क्या करेंगे, मेथेनॉल बना सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पर बनाया गया तो आंसर आ जाएगा साहब इसका कि कहां पर बनाया गया, पुणे में बनाया गया है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि सरकार एक पॉलिसी लेकर आ रही है कि जो आपका पेट्रोल और डीजल है, पेट्रोल और क्या है, डीजल है, उसमें 25% आपका जो है वो क्या होना चाहिए, मेथेनॉल होना चाहिए। और मेथेनॉल मिलाने से क्या होगा कि जितना भी जो पेट्रोल होगा वो धीरे धीरे जो है लेड की मात्रा क्या करेगा, कम उत्सर्जित करेगा। उससे जो है कार्बन, उससे जो है कार्बन का जो उत्सर्जन है, कार्बन का जो उत्सर्जन है वो क्या हो जाएगा, कार्बन का उत्सर्जन कम हो जाएगा। इसके लिए मेथेनॉल को लाया जा रहा है। ठीक, इसमें और बात करते हैं पुणे के बारे में। तो पुणे में जो है ये लगाया गया है तो इसकी क्षमता कितनी है, 1.4 TPD इसकी जो है क्या है, क्षमता है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि ये बनाया किसके द्वारा गया है, तो ये मेथेनॉल संयंत्र IIT दिल्ली और थर्मेक्स लिमिटेड, ये बात बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा बनाया गया है, IIT दिल्ली और आपका थर्मेक्स लिमिटेड जो है इसके द्वारा बनाया गया है। आपको थोड़े दिन पहले अभी ध्यान होगा कि 14-15 दिन पहले IIT दिल्ली को 100 करोड़ रुपए के टैक्स के मामले में भी जो है क्या किया गया था, एक नोटिस दिया गया था। और उसमें बहुत चर्चा में रहा था कि जब सरकार ने क्या किया था कि रामदेव की कंपनी का टैक्स जो है माफ कर दिया था और दिल्ली के IIT पर क्या किया था, टैक्स का एक नोटिस जारी किया था, तो बड़े इशू हुए थे। आपको वो वाली बात भी ध्यान होगी। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि COP26 जो हुआ था, तो COP26 में ये घोषणा की गई थी कि भारत जो है वो क्या करेगा, ऐसी अब टेक्निक को लेकर आएगा जिसमें क्या करेंगे, हम अपने कार्बन उत्सर्जन को कम करेंगे, कार्बन के उत्सर्जन को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, तो ध्यान ये रखना है कि COP26 कहां पर आयोजित हुआ था, COP26 आपका यूके में आयोजित हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए कि COP27, COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, COP27 की अगर बात करें तो इसका आयोजन कहां हुआ, इसका आयोजन हुआ मिस्र में 27। और अगर आपसे पूछा जाए कि COP28 का आयोजन कहां पर होगा, तो आपका आंसर आ जाएगा कि सर इसका आयोजन कहां पर होगा, दुबई में। कहां पर होगा इसका आयोजन, दुबई में। COP26 यूके में, 27 आपका कहां पर, 27 मिस्र में, और 28 आपका कहां पर आयोजित हुआ, दुबई में। इस बात को आप ध्यान रखना है। COP का मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ठीक, इसके अलावा एक और बढ़िया सा क्वेश्चन है, आपको एक क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। आपसे पूछा जाएगा डायरेक्ट कि मनकीड़िया जो जनजाति है ये कौन से राज्य में है, या कई बार पूछा जा सकता है कि मनकीड़िया जनजाति कौन से पहाड़ी क्षेत्र में है। पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि मनकीड़िया जो समुदाय है, हाल ही में इसे विशेष आदिवासी समूह का दर्जा मिला है। एक होता है आदिवासी, एक होता है विशेष आदिवासी। अगर हम बात करें कि विशेष आदिवासी क्या होता है, देखो आदिवासी तो वो है, आदिवासी या आपसे पूछा जाए ST वाला कौन है, तो आपका आंसर आना चाहिए कि जो आपकी जो प्रमुख धारा है समाज की, आप कहोगे सर समाज की जो प्रमुख धारा है, उससे प्रमुख धारा या उससे कटा हुआ जो व्यक्ति है, समाज की जो प्रमुख धारा है उससे जो कटा हुआ व्यक्ति है उसको क्या कहा जाता है, उसको आदिवासी कहा जाता है। इनका अपना एक क्या होता है, कल्चर होता है। ज्यादातर जो आदिवासी हैं वो किस पर, वनों पर या आप कह सकते हैं कि साहब ये किस पर, प्राकृतिक चीजों पर, प्राकृतिक वस्तुओं पर जो है वे क्या होते हैं, निर्भर होते हैं। और इनका जो जीवन यापन होता है, इनका जीवन यापन जो होता है वो मतलब वनों में जो पेड़ पौधे हैं उनकी छाल, फल, इस तरह की चीजों को बनाकर या बेचकर इनका जीवन यापन होता है। इसके अलावा हम बात करते हैं इसमें हुआ क्या है, तो ये उड़ीसा राज्य की क्या है, उड़ीसा राज्य की जो है एक विशेष जनजाति का इसको दर्जा दिया गया है। दरअसल ये क्या है, आप ध्यान रखना कि मनकीड़िया समुदाय उड़ीसा के जंगलों में आवास करता है और ये विशेष समुदाय में, ये उड़ीसा में छठा समुदाय बना है। अगर बात करें ये कौन है, तो ये ऑस्ट्रो एशियाई समुदाय के हैं।
जनजातियों में तुमने देखा होगा मंगोलाइड होता है आपका, तो एक मंगोलाइड है, जैसे अंडमान निकोबार पे जो पाए जाएंगे वो मंगोलाइड है, या आपके मेघालय की साइड में जो पाए जाएंगे जो जनजाति वो मंगोलाइड है। तो इनके आकार के हिसाब से, चेहरे की बनावट, नाक की बनावट, बालों की घुंघराहट, इसके आधार पर क्या किया जाता है, इनका निर्धारण किया जाता है कि कौन से क्षेत्र के हो सकते हैं ये। तो ये मंगोल ऑस्ट्रो एशियाई हैं। और एक जनजाति है बिरहोर जनजाति। बिरहोर जनजाति का एक एक कटा हुआ क्या है, उपक्रम है। यूपीपीसीएस या आरएएस में अगर आपसे पूछा जा सकता है तो कई बार ये पूछा जा सकता है कि मनकुडिया समुदाय जो उड़ीसा में निवास करता है, तो वो कथन में दे देगा ये बिरहोर जनजाति का एक वर्ग है या नहीं है, तो आप बताओगे कि बिरहोर जनजाति का एक उपवर्ग है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है, भारत में अगर मैं ये वाले जो आंकड़े बता रहा हूं आपको 2011 की जनसंख्या के आधार पर ये आंकड़े बता रहा हूं, भारत में लगभग आपके 52% ओबीसी हैं, 16.6% आपके क्या हैं, एससी हैं, और 8.6% जो है वो क्या है, एसटी हैं। हम ज्यादा जो बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, एसटी के। तो एसटी की अगर बात करें तो एसटी में आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 332, आर्टिकल जो आपका 332 है, ये क्या कहता है, आर्टिकल 332 कहता है कि जो एसटी समुदाय है, इस एसटी समुदाय को क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा एक आर्टिकल आता है 334, अगर 330 की अगर बात करें तो ये क्या करता है, जो एससी समुदाय है, इस एससी समुदाय को क्या करता है, ये आरक्षण जो आपके विधानसभा विधान परिषद होती है उसमें आरक्षण देने का काम करता है। इसके अलावा आपका एक आता है आर्टिकल 16 की अगर बात करें तो ये क्या करता है, आपका जो सरकारी नौकरी है, सरकारी नौकरी में क्या करता है, सरकारी नौकरी में क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा, ये इस पर जोर देता है। इसके अलावा एक आर्टिकल और आता है आपका जिसका नाम क्या है, आर्टिकल 46। आर्टिकल 46 की अगर बात करें तो ये क्या कहता है कि जो गरीब वर्ग होगा, इसमें जाति नहीं खोली, इसने खोला है गरीब वर्ग, इसमें जो गरीब वर्ग होगा सरकार उनका जो है क्या करेगी, सरकार उनका संरक्षण करेगी। ध्यान रखना, सरकार क्या करेगी, उनका सरकार संरक्षण करेगी। ठीक है, सरकार उनका क्या करेगी, सरकार उनका संरक्षण करेगी। तो ये कुछ आर्टिकल है जो आपको ध्यान रखना है, आर्टिकल 46, आर्टिकल 16, आर्टिकल 330, आर्टिकल 332, ये एससी एसटी से कुछ आरक्षण से संबंधित है। अगला एक क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे के द्वारा शुरू की गई पहल है। दरअसल आपको रोज या तीसरे दिन एक सूचना देखने को मिल रही है कि कहीं मालगाड़ी कोई पलट गई, कहीं डिब्बे जो है क्या हो गया, उसके कोच जो है वो किससे पटरी से उतर गए कहीं। मतलब ये समझ लो कि अभी तक भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा जो रेल दुर्घटनाएं हुई हैं वो 2024 में अब तक हुई हैं। तो रेलवे भी पर इससे परेशान है, बहुत ज्यादा प्रयास कर रहा है इससे उबरने का। तो अब जो है रेल मंत्री जो है अश्वनी वैष्णव है, उन्होंने एक कार्यक्रम शुरू किया है जिसका नाम क्या है, रेल रक्षक दल। क्या नाम है, ध्यान रखना, रेल रक्षक दल को क्या किया गया है, रेल रक्षक दल को शुरू किया गया है। क्लियर भाई, कि रेल रक्षक दल को क्या किया गया है, शुरू किया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें होगा ये, मान लो कोई ये रेलवे लाइन है, यहां आपकी कोई रेल है, वो उसमें क्या हो गई, मान लो क्या हो गई, दुर्घटना हो गई। क्या हो गई, एक दुर्घटना हो गई। तो इस दुर्घटना को बचाने के लिए यहां पर जो तैनात होगी वो क्या होगी, आपकी रेलवे पुलिस फोर्स होगी। तो इस रेलवे पुलिस फोर्स को क्या किया जाएगा, जो आपकी एनडीआरएफ जो होती है ना, जो एनडीआरएफ होती है भारत की सेना का जो आपका एक समूह है जिसका नाम क्या है, एनडीआरएफ, वो एनडीआरएफ क्या करेगा, इस आरपीएफ को क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा। ध्यान रखना, इस आरपीएफ को क्या देगा, ट्रेनिंग देगा, और इसमें यह निर्धारित करेगा कि आपको क्या क्या चीजें जल्दी से जल्दी क्या करनी है और ये इसका आप जो है बचाव कैसे कर सकते हो, ये सारा कुछ जो है इसमें बताया गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि रेल रक्षक दल कहां पर शुरू किया गया है, तो आपका उत्तर पश्चिम रेलवे, जिसको नॉर्थ वेस्ट रेलवे कहा जाता है, इस जोन में इसको शुरू किया गया है। बांदीकुई, लालगढ़, उदयपुर और मेड़ता रोड, ये ध्यान रखना, 3 जगहों पर, बांदीकुई, लालगढ़ और उदयपुर और मेड़ता रोड, यहां पर इसको जो है क्या किया गया, शुरू किया गया है। इसके अलावा आपको मैंने बताया यह कि वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, रेल मंत्री आपके अश्वनी वैष्णव है। नोट करने वाली बात यह है कि अश्वनी वैष्णव ने इस कार्यक्रम के साथ ही क्या किया, आपका कवच 4.0 की भी शुरुआत की गई है। आपको पता होगा कवच क्या है,
कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। ये क्या करता है कि जितने भी आपके लोको पायलट होते हैं, जितने भी क्या होते हैं, जितने भी लोको पायलट हैं, उनको दुर्घटना से पहले क्या कर देता है, दुर्घटना से पहले सूचना दे देता है। दुर्घटना से पहले क्या करता है, ये दुर्घटना से पहले सूचना देता है। आपको ध्यान रखना है क्या करेगा, दुर्घटना से पहले जो है क्या करेगा, सूचना देगा। लॉर्ड, अगर आपसे पूछा जाए डलहौजी को क्या कहा जाएगा, तो आप कह सकते हैं कि सर लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाएगा। और उस समय भारत का रेलवे सबसे ज्यादा विस्तारित हुआ था। भारत के रेलवे को 2030 तक 100% विद्युतीकरण करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा रखा गया है। इस समय भारत में सबसे ज्यादा जो विद्युतीकरण का काम चल रहा है वो ब्रॉड गेज पर चल रहा है। और ब्रॉड गेज वाला जो आपका सिस्टम है वो पूरी तरीके से क्या है, वो 90% जो है विद्युतीकरण उसका हो चुका है। इसके अलावा अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में तीस्ता नदी विवाद चर्चा में आया, ये किन देशों का विवाद है? तो भारत का विवाद जो है, नदी विवाद एक देश से नहीं है। मैं आपको सारी बातें बताता हूं। देखो, भारत पाकिस्तान की अगर बात करें तो यहां पर आपको पता होगा कि भारत और पाकिस्तान के साथ जो विवाद है सिंधु नदी विवाद है। कौन सा विवाद है? सिंधु नदी विवाद। भारत चीन की अगर बात करें तो ये आपका कौन सा विवाद है? ब्रह्मपुत्र नदी विवाद है। कौन सा विवाद है? ब्रह्मपुत्र नदी विवाद। भारत और नेपाल की बात करें तो इस पर जो है एक नदी है जिसका नाम है काली नदी, काला पानी विवाद है। कौन सा विवाद है? काला पानी विवाद है। इसके अलावा आपसे पूछा जाए भारत और बांग्लादेश, तो आप कह सकते हैं कि एक नदी है जिसका नाम है तीस्ता नदी। ठीक है, तीस्ता नदी विवाद जो है वो किसके बीच है? भारत और बांग्लादेश के बीच है। तीस्ता नदी के बारे में ध्यान रखना कि तीस्ता नदी का उद्गम जो है वो सिक्किम में होता है। अगर आपसे पूछा जाए कहां पर होता है तो पाहुनरी ग्लेशियर सिक्किम से इसका उद्गम होता है। इसका अंत जो होता है वो ब्रह्मपुत्र नदी में, जो तीस्ता नदी है वो ब्रह्मपुत्र नदी में जाकर जो है मिल जाती है। ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है और ये जो है लगभग 414 किलोमीटर लंबी है। इसको लेकर आपका 1983 में पहली बार समझौते का क्या किया गया था? पहली बार समझौते का प्रयास किया गया था। 2011 में भी एक बार प्रयास किया गया था। उस समय क्या हुआ कि ममता बनर्जी के द्वारा इस पर जो है नानुकुर कर दी गई और ममता बनर्जी ने क्या कर रखा था, कांग्रेस को समर्थन दे रखा था, तो उनकी वजह से जो है ये समझौता नहीं हो पाया था। अब क्या हुआ है कि बांग्लादेश के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने हैं, ठीक है, मोहम्मद यूनुस, उनके द्वारा अब ये कहा गया है कि हम क्या करेंगे, तीस्ता नदी के समझौते पर अब जो है विचार करने वाले हैं कि इस विवाद को हम क्या कर ले, समाप्त कर ले। तीस्ता नदी को ध्यान रखना, तीस्ता नदी को क्या कहा जाएगा? सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। तीस्ता नदी को क्या कहा जाएगा? सिक्किम की जीवन रेखा कहा जाता है। इसके अलावा आपका 9वां क्वेश्चन है, 2024 के संयुक्त राष्ट्र शांति दूत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? 2024 के शांति दूत पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आप ध्यान रखना कि जो ये प्रीति पाल है, प्रीति पाल का तो आपको पता होगा कि आपके जो पैरा ओलंपिक हुए हैं, पैरा ओलंपिक जो हुए हैं, इन पैरा ओलंपिक में 2 मेडल जीतने वाली जो है ये क्या है? महिला है। और इसने दोनों मेडल जो है वो कैसे जीते थे? ब्रॉन्ज जीते थे। इसके अलावा प्रीति सूदन का आपको पता ही है कि आप कह सकते हैं कि सर ये यूपीएससी की क्या है? अध्यक्ष है। इसके अलावा बात करें तो इसका आंसर जो है संयुक्त राष्ट्र शांति दूत का जो है किसे बनाया गया, तो आप बताना इसको, ये कौन है? नीलम महाजन है। ये कौन है? नीलम महाजन। इब्राहिम रईसी की बात करें तो ये ध्यान रखना कि ये जो है वो कौन है? ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं। ईरान के पूर्व राष्ट्रपति हैं जिनकी जो है वो क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी हवाई दुर्घटना में। और इसका आंसर जो है वो क्या है साहब? इसका आंसर है नीलम महाजन। संयुक्त राष्ट्र शांति दूत पुरस्कार इसको दिया गया, नीलम महाजन को दिया गया है। इसके अलावा ध्यान रखना कि अभी मैंने आपको परसों वाली क्लास में पढ़ाया भी था 3-4 दिन पहले कि अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। इस अंतरराष्ट्रीय शांति पुरस्कार को जो देता है वो कौन देता है? अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार इसको देता है। इसके अलावा आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार के अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कौन है, तो आप बताना है कि उमर जिन्बर जो है वो क्या है? इसके अध्यक्ष हैं। क्लियर है? अब ये आपको सारे के सारे क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। ये 2 क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा मिले हुए हैं इसमें।
इसके अलावा एक लास्ट क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ये भी, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट है, और मैं कह रहा हूं लिख के दे सकता हूं कि ये एसएससी के आपके किसी ना किसी मीटिंग वाले पेपर में मिलेगा रखा हुआ, कि हाल ही में एशिया पावर इंडेक्स 2024 के संस्करण के अनुसार, एशिया पावर इंडेक्स 2024 के संस्करण के अनुसार एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश कौन बना है? एशिया का सबसे शक्तिशाली देश तीसरा जो बना है पावर के मामले में, वो कौन बना है? भारत बना है। भारत से पहले यहां जापान हुआ करता था, पर जापान की स्थिति जो है अब थोड़ी सी खपत के मामले में थोड़ी रुकी हुई है। एशिया पावर इंडेक्स की अगर बात करें तो एशिया पावर इंडेक्स की शुरुआत 2018 में हुई थी। इसने ये एक आंकड़े जुटाए कि दुनिया में सबसे ज्यादा जो पावर को कंज्यूम करने वाले जो देश हैं वो कौन है। तो इसने बताया कि सबसे ज्यादा पावर करने के मामले में सबसे पहले नंबर पर आता है यूएसए, दूसरे पर आता है चीन, और तीसरे पर आता था जापान। अब जापान को पछाड़कर जो है तीसरे नंबर पर कौन आ गया? तीसरे नंबर पर आ गया आपका भारत। मध्य की बात करें तो बीच की जो शक्तियां है वो चौथे नंबर पर आपका जो है वो कौन है? तीसरे नंबर पर भारत है, फिर आपका जापान है, और उसके बाद आपका ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये इसकी महत्वपूर्ण शक्तियां हैं, जहां पर जो है थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि जो बिजली का जो कंज्यूम है, बिजली का कंज्यूम जो है जापान ने धीरे धीरे अपने यहां पर क्या किया है? कम किया है। ठीक, तो यहां आपको जितने 10 के 10 क्वेश्चन मिले हैं ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे। एग्जाम सिलेक्शन 360 को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं, धन्यवाद।